जीत सिंह दादर वेस्ट थाने पहुंचा। कई क्षण अनिश्चित सा वो टैक्सी में ही बैठा रहा। उसके पास 30 लाख के नोटों से भरा बैग था, जिसे न वो पीछे लावारिस टैक्सी में छोड़ सकता था और न भीतर थाने में ले जा सकता था। दादर थाने का ही अमला दबिश के लिए अपने एसएचओ के साथ गया था, इसलिए नहीं हो सकता था कि कोई पुलिसिया उस बैग को न पहचान लेता, जो उसने अभी थोड़ी देर पहले चर्च गेट पर एसएचओ साहब के हाथ में देखा था। ड्यूटी ऑफिसर के पास फ़ौरन पहुंचना ज़रूरी था, देर करने पर कुछ भी हो सकता था। उसने बैग को कैब में ही छोड़ने का फैसला किया। उसने उसे कैब की दोनों सीटों के बीच फर्श पर डाला, कार के चारों दरवाजे चेक किए कि वो मजबूती से बंद थे और धड़कते दिल के साथ थाने के परिसर में दाखिल हुआ। ड्यूटी ऑफिसर एक नया भर्ती हुआ युवा सब इंस्पेक्टर था। उसने सिर्फ जीत सिंह का ड्राइविंग लाइसेंस देखा, उससे सुपुर्दगी का एक नोट साइन कराया और बोला, ले जा। जीत सिंह की तमाम दहशत हवा हो गई, दिल बाग बाग हो गया। उसने हाथ जोड़कर दोहरा होकर उसका शुक्रिया अदा किया और बाहर पार्किंग में पहुंचा, जहां की उसकी नवी टैक्सी खड़ी थी। उसने चाबी इग्निशन में ही मौजूद पाई। उसने इग्निशन ऑन किया तो इंजन ना खड़का। फ्यूल मीटर पर निगाह डाली तो इंडिकेटर को ज़ीरो पोजीशन पर पाया। एक लंबी टहनी तलाश करके उसे पेट्रोल की टंकी में डालकर देखा तो पाया टंकी में पेट्रोल की एक बूंद भी नहीं थी। अब उसे नई फिक्र सताने लगी। उसने कैब का हुड उठाया तो ये देखकर उसकी जान में जान आई कि भीतर बैटरी मौजूद थी, जबकि कोई बड़ी बात ना होती अगरचे कि उसे नई बैटरी की जगह ईंट रखी मिलती या चारों पहिए गायब मिलते। लेकिन माइलेज मीटर बताता था कि कैब मंगलवार के बाद से तब तक 1000 किलोमीटर चली थी। पेट्रोल पुलिसियों ने डलवाया, नामुमकिन। तो और भी तो गाड़ियाँ किसी न किसी वजह से थाने लाई जाती थी। किसी में से भी पेट्रोल निकाल लेना क्या मुश्किल काम था, बावजूद फ्यूल टैंक के लॉक के। उसकी अपने कब्ज़े में मौजूद शमसी की कैब में बिस्लरी की आधी भरी बोतल मौजूद थी। उसने उस बोतल को खाली किया और करीबी पेट्रोल पंप से उसमें पेट्रोल लाया, तो तब नवी कैब चलने के काबिल हुई। शमसी की कैब से उसने बैग वापस काबू में किया। अपनी नवी कैब में सवार होकर मार्केट पहुंचा, जो अभी तक खुली थी, और वहां से बैग से थोड़ा बड़ा एक सूटकेस खरीदा। नई कैब में बैठकर उसने बैग बंद किया, मजबूती से सूटकेस को लॉक किया और दादर रेलवे स्टेशन पहुंचा। उसे पहले से मालूम था कि वहां क्लॉक रूम सर्विस 24 घंटे उपलब्ध थी। बड़ी सहूलियत से उसने बैग को क्लॉक रूम में जमा करवाया और रसीद हासिल की। अपनी नई कैब उसने स्टेशन की पार्किंग में छोड़ी, पैदल वापस थाने लौटा और शमसी की कैब में सवार होकर वहां से रुखसत हुआ। अब घायलों की सलाह पर अमल करने का टाइम आ गया था कि उसे कुछ अरसा जम्बूवाड़ी चाल की अपनी खोली से दूर रहना चाहिए था। रविवार 12 दिसंबर। अगले रोज़ पुलिस के महकमे में बहुत हलचल थी। क्यों ना होती, आखिर एक 3 सितारा पुलिस ऑफिसर के कत्ल का मामला था। एक थानाध्यक्ष के कत्ल का मामला था। थानाध्यक्ष की पिछली शाम की मूवमेंट्स की पड़ताल हुई तो मालूम हुआ कि सुरवे साहब दल बल के साथ चर्च गेट की एक 15 मंजिला इमारत पर दबिश के लिए गए थे। 15 मंजिला इमारत में कहाँ, मालूम नहीं। सुरवे साहब भीतर अकेले गए थे। उच्चाधिकारी उस बात पर हैरान होकर दिखाने के अलावा कुछ न कर सके। सुरवे साहब उस इमारत में अकेले क्यों गए, कहाँ गए, इस बात का उन्हें कोई जवाब हासिल ना हो सका। किसी ने दबी जुबान में कहा कि 2 हवलदार साथ थे। उनसे सवाल हुआ तो उन्होंने मासूमियत भरा जवाब दिया कि वो लॉबी तक ही सुरवे साहब के साथ थे। उसके बाद उन्हें वहीं ठहरने का आदेश देकर सुरवे साहब लिफ्ट में सवार हो गए थे। कौन सी मंजिल पर जाने के लिए, मालूम नहीं। हमने लिफ्ट के इंडिकेटर की तरफ ध्यान नहीं दिया था। जब आगे साथ नहीं ले जाना था तो लॉबी तक भी क्यों लेके गए थे। रास्ते में ख्याल बदल गया तो उन्हें बाहर सड़क पर मौजूद पुलिस दल में वापस जाने को क्यों ना बोला, मालूम नहीं। हमें कैसे मालूम होता कि साहब के मन में क्या था। हम तो आज्ञा का पालन कर रहे थे, जो कि हमसे अपेक्षित था। ये बात पुलिस के महकमे से छुपी नहीं थी कि चर्च गेट की उस इमारत की 15वीं मंजिल पर नामी भाई अमर नायक का मुकाम था। वहाँ पूछताछ की गई तो अमर नायक ने खुद जवाब दिया कि पिछली शाम कोई पुलिस वाला वहाँ नहीं आया था। किस लिए आया था, किसी इवेंट के लिए, इंटीरियर डेकोरेटर बुक करने के लिए, जो कि नायक था। सुरवे के साथ आए 2 हवलदार ही थे जो कि तस्दीक कर सकते थे कि 15 मंजिला बिल्डिंग में सुरवे का फोकस कहाँ था। उन्होंने ऐसा कुछ ना किया क्योंकि पिछले रोज़ देर रात उनके घर पर गुलदस्ता पहुँच गया था। वो इतवार का दिन था, जबकि इमारत के तकरीबन ऑफिस बंद थे। अमर नायक इसलिए वहाँ था क्योंकि उसने अपने ताज़ा तरीन दुश्मनों के खिलाफ एक जंग प्लान करनी थी और उसे खुद अपनी सदारत में अमल में लाना था। बहरहाल चंद खुले फ्लैट से पूछताछ की गई, जिसका नतीजा 0 निकला। अब वहाँ व्यापक पूछताछ सोमवार को ही हो सकती थी। पुलिस का मामला था, इसलिए थानाध्यक्ष सुरवे का पोस्टमार्टम बिना हील हुज्जत न सिर्फ इतवार के दिन हुआ, दोपहर से पहले तक मुकम्मल भी हो गया और संबंधित अधिकारियों तक उसकी रिपोर्ट भी पहुंच गई। ऐसे संबंधित अधिकारियों में से एक
उस जोन का भोसले नाम का डीसीपी था जिसमें दादर वेस्ट थाना आता था। उसने खुद पूरी तवज्जो के साथ पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी। वो ये पढ़कर बहुत हैरान हुआ कि रिपोर्ट में मृत्यु का कारण छाती में गोली लगी नहीं दर्ज है, दम घुटने से हुई मौत दर्ज था। रिपोर्ट पर संजीदा गौर करने के बाद उसने अपने एसीपी को तलब किया, जो कि पारेख नाम का गुजराती था, और उसके सामने पोस्टमार्टम रिपोर्ट रखी। एसीपी ने रिपोर्ट पढ़ी, फिर उस पर से सिर उठाया। क्या कहते हो? डीसीपी बोला। आई वॉन्ट योर कंसिडर ओपिनियन। रिपोर्ट कहती है कि सुरभि को शूट पहले किया गया, फिर उसका गला दबाया गया। ऐसा क्यों कर हुआ? सर, गोली छाती में लगी बताई जाती है, एएसपी बोला। साथ ही ये भी लिखा है कि आखिर उसने घातक गोली साबित होना ही था। गोली छाती में दिल के ऊपर लगी होती तो तत्काल मृत्यु का कारण बनती। दिल से परे लगी थी तो आखिर तो घातक सिद्ध होती। इट वॉज ओनली अ मैटर ऑफ टाइम सर। यानी गला ना भी दबाया जाता तो भी मौत निश्चित थी? जी हाँ, पोस्टमार्टम में भी इस बात का जिक्र है। ओके, अब ये बोलो, क्या तुम्हें यह मुमकिन लगता है कि सुरभि को गोली कहीं और लगी और उसका गला कहीं और, बोले तो मौका वारदात पर दबाया गया? यानी लाश से पीछा छुड़ाने के लिए जब उसे गोरे गांव के करीब चलते रास्ते में डंप किया गया था तो सुरभि अभी जिंदा था, तो उसे ज़िंदगी से महरूम करने के लिए तब उसका गला घोटा गया था। फ़र्ज़ करो मेरा जवाब हाँ है, तो फिर जो कार सुरभि ड्राइव कर रहा था उसके टायर में गोली किस लिए? तुम बताओ। मैं बताऊं तो वो गोली कार को रोकने के लिए चलाई गई थी। अब सवाल है, कार को रोकना क्यों ज़रूरी था? क्योंकि कातिल सुरभि के साथ आमना सामना चाहता था। क्यों आमना सामना चाहता था? क्योंकि वो सुरभि को मारना चाहता था, जो कि तब जिंदा था, और टायर फटने की नौबत आने तक कार चला रहा था। सर, ये सिनेरियो आपके कथन की तस्दीक नहीं करता कि सुरभि को शूट एक जगह किया गया था और उसका गला किसी दूसरी जगह घोटा गया था। इससे ये सवाल भी उठता है कि पहली जगह कौन सी थी और दूसरी जगह कौन सी थी। मौका वारदात की पड़ताल ये कहती है कि शूटिंग और गला घोटना एक ही जगह वाक़ हुआ। इस नतीजे को इस तथ्य से भी बल मिलता है कि कार के टायर को गोली का निशाना कार को जबरन रुकवाने के इरादे से बनाया गया था। ऐसा क्यों किया गया था? क्योंकि कातिल कार के ड्राइवर को, सुरभि को शूट करना चाहता था, और यह काम रफ्तार से दौड़ती कार के साथ नहीं किया जा सकता था। अब बताइए सर कि ये क्यों कर मुमकिन है कि गोली खाकर मरते सुरभि को उठाकर गला घोटने के लिए कहीं और ले जाया गया और फिर वापस वहाँ लाया गया जहाँ उसकी फटे टायर वाली कार खड़ी थी? डीसीपी एक मुस्कुराया। नहीं मुमकिन था। वो मुस्कुराता हुआ बोला, मैं तो बस लाउड थिंकिंग कर रहा था और उसे तुम्हारे साथ शेयर कर रहा था। ओह, अब बोलो, गला क्यों घोटा गया? दोबारा शूट ही क्यों ना किया? हम ये नहीं कह सकते कि दोबारा गोली चलाने के लिए गन उपलब्ध नहीं थी, क्योंकि खाली गन जो कि शर्तिया मर्डर वेपन सिद्ध होगी, तो मौका वारदात पर ही लाश के करीब पड़ी पाई गई थी। शायद उसमें एक ही गोली थी जो सुरभि पर चलाई गई, लेकिन उससे पहले गोली सुरभि की कार रोकने के लिए, कार का टायर उड़ाने के लिए भी तो चलाई गई थी। सर, कातिल ने योजना बना के कत्ल किया था। उसको मालूम था सुरभि सड़क पर कहाँ होगा, इसी वजह से वो बाकायदा घात लगाकर कत्ल करने में कामयाब हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे कातिल घात लगाकर कत्ल करने के लिए ऐसी गन लेकर निकला जिसमें 2 ही गोलियाँ थीं। एक मर्तबा तो बड़े से बड़े शार्प शूटर का निशाना चूक जाता है, लिहाजा बहुत मुमकिन था कि कार रोकने की कोशिश में चलाई कातिल की गोली निशाने पर न लगती। अलबत्ता सुरभि के साथ ऐसा मुमकिन नहीं था। उसके लिए एक गोली काफ़ी थी, क्योंकि गोली बहुत करीब से आमने सामने से चलाई गई थी। शुरुआती तहकीकात से यह बात स्थापित हो चुकी है। सुरभि की वर्दी पर बारूद के कड़ पाए गए थे, और ऐसा तभी मुमकिन था जबकि उस पर गोली बहुत ही करीब से चली होती, और अगर ऐसा था तो निशाना चूकने का तो कोई मतलब ही नहीं था। ठीक, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से रिपोर्ट अभी हमें प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन मेरा दावा है कि कार के टायर में लगी गोली और सुरभि की छाती में लगी गोली एक ही गन से चलाई गई थी, और वो गन वो थी जो मौका वारदात पर लाश के करीब पड़ी पाई गई थी। ओके, लेकिन आलाए कत्ल गन में 2 से ज़्यादा गोलियां हो सकती थी। कातिल का कार के पहिए पर लगाया निशाना चूक गया हो सकता था, इसलिए उसका दोबारा बल्कि तिबारा चौबारा गोली चलाना ज़रूरी था। फिर तो खुशकिस्मत कहिए उसको कि वो सुरभि के लिए गन में एक गोली बचाने में कामयाब हुआ। ठीक, अब गला घोटने पर आओ, उसके बारे में क्या कहते हो? सर, मेरी राय में गला घोटना कातिल की मजबूरी था। उसको जो गन अवेलेबल थी, किसी संयोग की या किसी मजबूरी के तहत उसमें 2 ही गोलियां थीं, जिसमें से एक उसने कार के टायर में और दूसरी सुरभि की छाती में ठोकी। लिहाजा ये मुमकिन नहीं कि कत्ल कहीं और हुआ और गला कहीं और घोटा गया। सुरभि अपने घर जा रहा था, रूट से उसका अगवा नहीं हुआ था, अगवा करके उसे कहीं और नहीं ले जाया गया था। लिहाजा जो हुआ रूट पर हुआ, चर्च गेट और कांदीवली के बीच गोरे गांव के करीब हुआ। गुड डिडक्शन। अब इस बात को तसव्वुर में लाओ कि कातिल का सुरभि की छाती में गोली मारने के बाद उसका गला घोटना क्यों ज़रूरी था। जवाब इस बात को निगाह में रखकर देना
कि अभी तुम कह के हटे हो कि सुरवे की छाती में लगी गोली फैटल नहीं तो नियर फैटल बराबर थी, क्योंकि बेचारा तकदीर का मारा सुरवे गोली खाकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त ना हुआ, क्योंकि उसको उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचाने के लिए कातिल की गन में और गोली या गोलियां नहीं थी। उस घड़ी सुरवे को फिनिश करने का उसे एक ही तरीका सूझा, उसने सुरवे का गला दबा दिया। कातिल सुरवे से वाकिफ़ था? अगर ये अंडरवर्ल्ड किलिंग है तो ज़रूरी नहीं है, हो सकती है। सुरवे चर्च गेट दबिश के लिए गया था, बाकायदा बैकअप लेके गया था। उसका निशाना कहाँ था इसकी खबर सिर्फ उसको थी। ये एक गैर मामूली बात है कि जिसकी तफ्तीश होनी चाहिए। उसका निशाना 15 मंजिला इमारत का टॉप फ्लोर हो सकता था, जहाँ की अंडरवर्ल्ड डॉन अमर नायक पाया जाता है। कुछ भी हो सकता है, पर इतना कबूल करना ज़रूरी होगा कि अगर सुरवे की सुपारी लगाई गई थी तो मौजूदा हालात में ये काम अमर नायक के अलावा और किसी का नहीं हो सकता। वो तो कहता है कि वो स्ट्रेट वाइट बिजनेस में कैटरिंग का लेजिटिमेट बिजनेस चलाता है। सारे बड़े मवाली यही कहते हैं, सारे महाशयानों के कवर के लिए कोई ना कोई सफ़ेद धंधा खड़ा किया हुआ है। कल दबिश के वक्त वहाँ चर्च गेट की इमारत के सामने कितने ही पुलिस वाले मौजूद थे जो कि दबिश के लिए सुरवे के साथ वहाँ पहुँचे थे। टैक्सी वाले मौजूद थे और तमाशा देखने वाले मौजूद थे। उनमें से कईयों ने इस बात की तस्दीक की थी कि जब सुरवे इमारत से बाहर निकला तो उसके हाथ में एक बड़ा सा एयर बैग था, जो उसके कार में सवार होकर वहाँ से रुखसत होते वक्त भी उसके साथ था। सुरवे के साथ हुई वारदात के बाद वो बैग तो उसकी कार में से बरामद नहीं हुआ था। बैग कहाँ गया? सुपारी किलर ले गया। बैग में क्या था? मेरे से पूछे तो दबिश कॉल ऑफ करने का खामियाजा था, कम तो ना होगा। नो क्वेश्चन सर, आखिर दबिश के लिए थानेदार खुद वहाँ गया था, लिहाजा सुपारी किलर के दोनों हाथों में लड्डू। उसे सुपारी उठाने की मोटी फीस भी हासिल हुई और उसके हाथ वो रोकड़ा भी आ गया जो नायक ने सुरवे को बतौर रिश्वत दिया था, जो उसे एयरबैग में था तो लौटती बार सुरवे के साथ था। एसीपी के चेहरे पर उलझन के भाव आए। अगर उस बड़े मवाली ने सुरवे की सुपारी लगाई तो वो सुरवे को रोकड़े से क्यों नवाजेगा? क्या नायक को मालूम नहीं था कि सुरवे के हाथ भारी गुलदस्ता आ जाने के बाद ही उसका कत्ल हो जाने वाला था? ऐसे शख्स को कौन गुलदस्ता थमाएगा? विद इन आवर और टू जिसका कत्ल हो जाने वाला था। सर, टू बी वेरी फ्रैंक, आई एम कन्फ्यूज्ड। यू डोंट हैव टू बी। ये सुपारी किलिंग नहीं हो सकती, बस इतनी सी बात है। तो कातिल कौन? मालूम करेंगे ना? यस सर, ऑफ कोर्स सर। लेकिन ये सवाल अभी भी कायम है कि चर्च गेट से रवानगी के वक्त सुरवे के पास जो बैग था वो कहाँ गया? मेरे को 3 संभावनाएं सूझती हैं, लेकिन तीसरी शर्मनाक है। लेट मी लिसन ऑल द सेम। सर, या तो कातिल ले गया, या किसी राहगीर की उस पर निगाह पड़ी, वो ले गया, या फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने बरामद किया और मिल बांट लिया। अच्छा, लेकिन सर क्या पुलिस में कोई ऐसा मानेगा? डीसीपी ने संजीदगी से इनकार में सिर हिलाया, फिर बदले सर में बोला, पारेख, इट वॉज नाइस टॉकिंग टू यू। नाउ लिसन टू मी। चर्च गेट पर कल जो कुछ हुआ, जो हमारे थानाध्यक्ष ने किया, मैं उसको अप्रूव नहीं करता। दबिश सीक्रेटली भी होती है, लेकिन इतनी सीक्रेटली हरगिज़ नहीं होती कि उसकी ऊपर नीचे किसी को खबर ही ना हो। फिर जो इमारत निशाना थी उसमें अकेला जाने का क्या मतलब? तुम कहोगे सुरवे अकेला नहीं गया था, साथ 2 हवलदार थे। तो मेरा सवाल है कि क्या वो सुरवे को एयरपोर्ट पर सी ऑफ करने गए थे? नहीं, वो दबिश के तहत सुरवे के साथ थे। ओके, तो फिर ऑल दबे साथ क्यों नहीं थे? सुरवे का ऐसा ही हुक्म था। क्यों ऐसा हुक्म था? चर्च गेट पहुंचकर जब 2 हवलदार साथ लेके चला था तो आखिर तक उन्हें साथ क्यों नहीं रखा था? क्या वो भूल गया था कि ऐसे मुहिम पर अकेले जाने की इजाज़त महकमा नहीं देता? फिर अकेला ऊपर जाकर क्या करता? सब जगह सब तलाशी खुद ही ले लेता? एसीपी ने इनकार में सिर हिलाया। ऐसा अहम खाना काम फिर भी करता तो आधी रात तक फारिग ना हो पाता और उसका निशाना शख्स तब तक पुणे पहुंच चुका होता, रत्नागिरी पहुंचा होता, बल्कि गोवा पहुंचा होता। यू आर राइट सर। इसी से साबित होता है कि सुरवे का 15 मंजिला इमारत में, जिसमें 60 फ्लैट हैं, भटकते फिरने का कोई इरादा नहीं था। वो नाक की सीध में एक ही जगह गया था और वो जगह इमारत का 15वां फ्लोर थी। से यस सर, और से नो इफ़ यू डोंट एग्री। आई एग्री 100% सर। थैंक यू। नाउ ट्राई दिस फॉर साइज। दबिश एक बड़ा एक्शन है जिसमें कई पुलिस वालों की शिरकत होती है या थी। इतने बड़े मुहिम के थाने पहुंचकर कोई रपट जारी करने की जगह हमारा थानेदार सुरवे सब तामझाम छोड़कर दबिश के मुकाम पर से ही घर को चल दिया। ये क्या कोई इतने जिम्मेदार पुलिस अधिकारी से उम्मीद कर सकता है? एसीपी का सिर बेहिचक इनकार में हिला। बहुत बातों पर सवालिया निशान हैं, बहुत जगह बड़े झोल हैं। मुझे सबसे ज़्यादा वो 2 हवलदार खटक रहे हैं जो कहते हैं कि वो बिल्डिंग की लॉबी तक ही सुरवे के साथ थे। वो मिजाज दिखाएं या पूछताछ को हल्के से लें तो मुझे खबर करो। मैं विद इमीडिएट इफ़ेक्ट उन्हें सस्पेंड करूँगा और ख़ुद उनसे जवाब तलबी करूँगा। तब देखेंगे वो क्या मिजाज दिखाते हैं। नो? यस सर। एसीपी तत्पर सर में बोला। एब्सोल्युटली करेक्ट सर। व्हाट नेक्स्ट सर?
अमर नायक को तलब करो। कंसिडर इट इन सर, कंसिडर इट डन सर। सुरवे के थाने का पिछले 2 हफ्तों का रोज़नामाचा खुद चेक करो। कोई अहम बात उसमें दर्ज पाओ तो मेरे को पुटअप करो। कोई अहम बात जो दर्ज होनी चाहिए थी ना दर्ज पाओ तो भी उसकी खबर मुझे करो। मेरा दिल गवाही देता है कि ये एक मेजर केस है जिसमें स्वर्गवासी एसएचओ सुरवे की कई हरकतों पर गंभीर सवालिया निशान है। मुझे मरने वाले से पूरी हमदर्दी है, लेकिन हमदर्दी को सुरवे की किन्हीं बेजा हरकतों का कवर नहीं बनाया जा सकता। हमारे एक थानेदार का कत्ल हो जाना एक अहम वाक़या है जिसने पुलिस के सारे महकमों को ऑफेंसिव मोड में ला दिया। अगर सुरवे का कातिल पकड़ाई में ना आया तो पुलिस की बहुत हेटी होगी। मुंबई पुलिस विल लूज़ अ लॉट ऑफ फेस। हमें मीडिया को भी जवाब देना पड़ेगा जो इस बात को उछाले बिना नहीं रहेंगे कि पुलिस ने अपने मकतूल अफसर का कातिल तो पकड़ा ना गया, आम शहरी के कातिल को क्या पकड़ेंगे। टोका टाकी मीडिया का कारोबार है, सब ठीक चल रहा हो तो भी करते हैं। बट दैट्स अनदर स्टोरी। नाउ गो एंड कंडक्ट एवरीथिंग ऑन फॉर फुटिंग। यस सर। जीत सिंह का नया मुकाम धारावी के एक छोटे से होटल में था जिससे वो पहले से परिचित था। एक मर्तबा वो गायलो और मिश्री तीनों वहाँ ठहरे थे। होटल धारावी में उसके लक्ष्मी बाग नाम के इलाके में था और उसका मैनेजर उनके साझे दोस्त डेविड परदेसी का परिचित था। पहले की तरह डेविड ने ही वहाँ उनके शॉर्ट स्टे के लिए 2 कमरे ठीक किए थे। गायलो ने कहा था कि एक से ही काम चल सकता था, लेकिन जीत सिंह ने यह कहकर उसे चुप करा दिया था कि जितना पैसा उसके कब्जे में था उसके सदके वो चाहता तो बांद्रा या जूही के किसी 5 स्टार होटल में ठहर सकते थे, ताजमहल में ठहर सकते थे। जीत सिंह रात ठीक से नहीं सो पाया था। रात उसने सोते जागते बेचैनी से करवटें बदलती काटी थी। पिछली रात गायलो गवा था, उसका घूंट में भी मन नहीं लगा था और खाना भी उसने जहर मार की तरह खाया था। उसने मोटे तौर पर गायलो को पिछले रोज़ की अपनी आपबीती सुना दी थी, लेकिन डिटेल में जाने से या किसी बात का जवाब देने से उसने ये कहकर इनकार कर दिया था कि बहुत थका हुआ था, जहनी और जिस्मानी दोनों तरह से निढाल था, इसलिए कल बात करेगा। अब दिन के 11 बजने को थे जबकि दोनों जीत सिंह के कमरे में बैठे चाय पी रहे थे और गायलो इसी उम्मीद से उसकी तरफ देख रहा था कि फ्रेंड खुद ही पिछली रात की बात आगे बढ़ाएगा। जीत सिंह कुछ ना बोला तो गायलो अर्थपूर्ण भाव से बोला, मैं सुनता है। जीत सिंह ने चाय से किनारा किया और एक सिगरेट सुलगा लिया। कल खून किया मैंने, फिर धीरे से बोला। फर्स्ट टाइम किया, गायलो बोला। अगर इस बात से परेशान है तो गलत परेशान है। मैंने खून से ज़्यादा कुछ किया। क्या क्या किया? क्या बताऊँ क्या किया? बोलना तो दूर, ख्याल करते दहशत होती है। ओ कम ऑन, गायलो गोली से वो मरा नहीं था। क्या बोला? गायलो चौंका। जो इकलौती गोली इतनी एहतियात से मैंने चलाई थी उससे वो मरा नहीं था। मैं घबरा गया, बल्कि दहशत में आ गया। मैं उसे उस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता था। पीछे किसी तरीके से, किसी करिश्माई इत्तेफाक से, किसी दुर्लभ चमत्कार से, किसी खुदाई रहमत से वो बच जाता तो सोच मेरा क्या होता। बहुत बुरा होता, बिल्कुल। तब मैंने वो शैतानी काम किया जिसके लिए मेरी आत्मा अभी तक मुझे धिक्कार रही है। क्या किया? उसके गले पर पाँव रखकर खड़ा हो गया। जीसस, मैरी एंड जोसेफ, गायलो हाहाकारी लहजे से बोला। बट मैन, कल तो तू ये ना बोला। कैसे बोलता? बात ज़ुबान पर आती नहीं थी। जहन पर अपनी हैवानी करतूत का अक्स उभरता तो लगता था कि दिल की धड़कन बंद हो जाएगी। अभी भी पता नहीं कैसे कह पाया। गायलो ने मुंह बाएं से देखा। मैं थानेदार सुरवे को चांडाल बोलता था। मैंने क्या कम चांडाल बन के दिखाया? जीते, तू सेंटी ओरेला है। तूने जो किया वक्त की ज़रूरत के मुताबिक किया। वो अफसर बेज़रूरत तेरे गले पड़ा। डेथ बाय हैंगिंग की धमकी देकर तेरे को एक नेस्टी काम करने को मजबूर किया। तेरा इतना इंसल्ट किया। 2 बार स्टाफ के सामने थाने में इतना ठोका तेरे को। सेकंड टाइम तो हॉस्पिटल केस बनाने में कसर ना छोड़ी। ऐसा बिड़ू जान से गया तो खुद जिम्मेदार, उसकी अनसिविल विलनेस हरकतें जिम्मेदार। सज़ा देना मेरा काम। साला अक्खा इडियट। ये टाइम सोचने का। पहले बदला बदला बोलता था, रिवेंज लेने का शाउट करता था। अभी हिम्मत किया, रिवेंज लेके दिखाया तो अब भी मातम मनाता है। पहले आई फॉर आई, टुथ फॉर टुथ वाला मिजाज दिखाता था। अभी साला मालूम ही नहीं कि क्या करता है। लैम्प टू द स्लॉटर वाला शक्ल बना के। जीत सिंह खामोश रहा। माय डियर फ्रेंड, यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर पजेस्ड बाय गिल्ट कॉम्प्लेक्स। मेरा बात तेरा पकड़ में आया? उसने इनकार में सिर हिलाया। जीते, किसी को मौत आती है, कोई खुद बुलाता है। वो साला हरामी एसएचओ अपना मौत खुद बुलाया। तेरे को इतना हाउंड किया कि उसके जुल्म के आगे सरेंडर करके मर जाने की जगह तूने जुल्म का मुकाबला किया, मरने की जगह मार दिया। व्हाट्स रॉन्ग इन इट? जीत सिंह खामोश रहा। उस घड़ी उसे कश लगाना भी याद नहीं था। तूने मजबूरी में एक गलत काम किया तो तू खराब बिड़ू, और जो कभी कुछ करेक्ट करके किया ही नहीं वो हमदर्दी के काबिल, क्योंकि डिग्निफाइड मौत ना मरा। तूने जो किया मजबूरी में किया। उसके पास अपने किसी किए का क्या एक्सक्यूज़ होना। वो बुरा आदमी बुरी मौत मरा तो क्या बुरा हुआ?
जी सिंह ने जवाब न दिया। उसने कष्ट लगाए बिना सिगरेट परे फेंक दिया। ही वॉज अ वल्गर मैन हु डिज़र्व अ वल्गर डेथ बाय द ग्रेस ऑफ जीसस द सेवियर। अभी तेरी चली, उसकी चलती तो सोच तू कहाँ होता, गटर में या समंदर में। मैंने उसके गले पर पाँव रखा। जीत सिंह होठों में बुदबुदाया। ना रखता तो वो ना मरता। क्या पता? क्यों नहीं पता? तू पहले से फैसला किया था कि तेरे को उस पुलिस अफसर से अपना इंसल्ट का, एनिमल लाइक ट्रीटमेंट का बदला लेने का। कैसे बदला लेने का? उसको ऑफ करके बदला लेने का, जो कि तू किया। अपना अनजान जान समझ के किया। जीते, अब तेरे को सिर्फ और सिर्फ इस बात पर फोकस रखने का कि तू जो किया करेक्ट किया, परफेक्ट किया, नो रॉन्ग डन किया। क्या? मुझे लगता है मैं उसी ज़िंदगी में फिर लौट रहा हूँ जिससे किनारा करने के लिए मैंने अपने हुनर को गुड बाय बोल के ताला चाबी का धंधा त्यागा था, जिसके लिए मैं कर्जे से कैब बनाकर कैब ड्राइवर बना था। लगता है मेरे को स्ट्रेट ऑफ माफिक नहीं आने की। जितना मर्जी जोर लगा लूँ, माफिक नहीं आने की। इससे पहले कि कोई थानेदार सुरवे, कोई सुपर गैंगस्टर अमर नायक मेरे को क्रुक्ड लाइफ में ढकेले, मेरे को खुद ही उसे अपना नसीब मान के गले लगा लेना चाहिए। फिर तेरा नसीब पुलिस की मवाली की बुलेट, मेरे को मंजूर। यह वाहियात नामुराद ज़िंदगी जितनी जल्दी खत्म हो उतना ही अच्छा। साला रोज़ रोज़ का सस्पेंस तो खत्म हो। जीते, फ्यूचर में रहना बंद कर, पास को बुला के प्रेजेंट में रहना सीख। मेरे साथ कुछ अच्छा हो तो मेरे को खुशी नहीं होती, दहशत होती है कि पता नहीं मेरे साथ आगे क्या बुरा होने वाला है, जिसकी कि वो भूमिका है। साला टैक्सी बना लिया तो खुश था, स्ट्रेट लाइफ से खुश था। फिर देख खुशी कितनी देर ठहरी। खामा का लाश गले पड़ गई। खामा का ऐसे हालात बन गए कि खून से हाथ रखने पड़े। इसको गोवा में बोलते हैं वैन लक बिगिंस टू फक देयर इज़ नो फुल स्टॉप। सच में मगज में पड़ गया तेरे। अब इतना भी अनपढ़ नहीं मैं। ओके अभी बोल, तेरा क्या प्रोग्राम? शमसी की टैक्सी लौटाने जाऊंगा। ओके, शाम को मिलते हैं। जीत सिंह ने सहमति में सिर हिलाया। दोपहर से पहले समीर केतकर आरटीओ से मालूम कर चुका था कि MH01 के 9237 रजिस्ट्रेशन नंबर की गाड़ी का मालिक इमरान शमसी था, जिसका रिकॉर्ड में दर्ज पता जम्बूवाड़ी धोबी तालाब था, जहाँ उसी नाम की चाल थी। खोली का नंबर रिकॉर्ड में दर्ज नहीं था। अपने जो दो साथी उसने परसों नागपाड़ा टैक्सी स्टैंड की निगरानी पर लगाए थे, वो दोनों उस घड़ी उसके साथ थे। अब उनकी वहाँ कोई ज़रूरत नहीं थी। तीनों जम्बूवाड़ी चाल पहुँचे। मामूली पूछताछ से ही उन्हें मालूम पड़ गया कि इमरान शमसी चाल के दाएं विंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। काम क्या करता है? केतकर ने पूछा। क्यों पूछते हो? सवाल के बदले सवाल हुआ। अरे बिडू, टैक्सी चलाता है तो बोलना ऐसा। जब मालूम हो तो क्यों पूछते हो? उसकी काली पीली टैक्सी का नंबर MH02 के 9237 ठीक? हाँ। ये टाइम खोली में होगा, जाके देखो। तीनों उसकी खोली पर पहुँचे। खोली को ताला लगा था। बगल की खोली के बाहर एक औरत एक टब में बिठाकर 1 साल भर के बच्चे को नहला रही थी। नमस्ते, केतकर औरत से संबोधित हुआ। हम शमसी के फ्रेंड। किधर गए? अरे तुम्हें नहीं मालूम क्या? अस्पताल में 1 हफ्ते से जास्ती हो गए बीमार पड़े, खोली में पड़ा था। फिर कल तबीयत जास्ती ख़राब हो गई, अस्पताल की गाड़ी आई और उसे अस्पताल लेके गई। हुआ क्या था? बुखार हुआ था, बोला ना। उसी से तबीयत जास्ती ख़राब हुई। हाँ। दवा खाता था? बोले तो डॉक्टर के पास जाता था। डॉक्टर इधर आता था 1 दिन छोड़ के। वही बोला अस्पताल पहुंचाना ज़रूरी। वही अस्पताल की बाजा बजाती सफ़ेद गाड़ी बुलाया जो उसको अस्पताल लेके गई। कौन से अस्पताल? फोर्ट के सरकारी अस्पताल। नाम बोले तो? नहीं मालूम, पर कोई बोला उधर एक ही सरकारी अस्पताल। ओह शुक्रिया भाई, शुक्रिया। गोली की रफ्तार से वो फोर्ट पहुँचे। वहाँ मामूली पूछताछ से ही मालूम हो गया कि वहाँ का सरकारी अस्पताल कहाँ था। वो रिसेप्शन पर पहुँचे। इमरान शमसी, केतकर ने पूछा। कल भर्ती हुआ। मुलाकात का टाइम 5 बजे। रिसेप्शन पर बैठी युवती आदतन रूखे स्वर से बोली। शाम को आना। शाम को ही आएगा, केतकर अपने स्वर में जबरन मिठास घोलता बोला। पर मेरे को मालूम होना कि नहीं कि किधर आने का। नहीं मालूम? कल्याण से आया ना? ओह कल्याण से आया। उसने कंप्यूटर पर सर्च मारी। वार्ड भी 3रा माला। रिसेप्शनिस्ट से निगाह चुराकर वो निर्देशित फ्लोर पर पहुँचे। वहाँ एक अर्दली को लौने 100 का पत्ता थमाया तो तभी वो सहयोग के लिए तैयार हुआ। क्या मांगता है? वो बोला। जल्दी बोलने का, टेम नहीं खोटी करने का। मैडम देखेगी तो भाव खाएगी। इमरान शमसी, केतकर जल्दी से बोला। कल सुबह भर्ती हुआ। अरे वो तो बेचारा गया। कहाँ गया? वहीं जहाँ आखिर सबने जाना है। मर गया? और मैं क्या बोला? टाइफाइड था। उसके झोला डॉक्टर को खबर ही न लगी, खाली बुखार बसता रहा। मरीज जाके इधर पहुंचा तो मालूम पड़ा टाइफाइड, जो कि बिगड़ गया था। आज 1 घंटा पहले फिनिश हो गया। लाश मुर्दाघर में है। सगे वाले हो तो जाके क्लेम करो। सहमति में सिर हिलाता केतकर वापस घूमा। अरे ये तो पूछो मुर्दाघर किधर है? अर्दली पीछे से बोला।
मालूम कर लेंगे, बिना घूमे केतकर ने जवाब दिया। इस अस्पताल में नहीं है तो अभी मालूम कर लेंगे। वो जवाब से जंबीवाड़ी चाल पहुँचे। शमसी की खोली के बाजू वाली औरत अभी भी गलियारे में मौजूद थी और एक चौकी पर बैठी प्लेट हाथ में थामे खाना खा रही थी। उसने उनकी आमद पर सिर उठाया और बोली, फिर आ गया, अभी क्या मांगता है? साफ जाहिर हो रहा था कि पड़ोसी की मौत की खबर अभी उस तक नहीं पहुंची थी। शमसी का टैक्सी, केतकर बोला। उसका टैक्सी का बारे में पूछना मांगता है। क्या पूछना मांगता है? काहे वास्ते पूछना मांगता है? बोलेगा ना, प्लीज़ करके पूछता है। उसका टैक्सी किधर है? वो बीमार तो इधर ही कहीं खड़ेली होगी। वो खामोश रही। शमसी बाजे वाली सफ़ेद गाड़ी पर अस्पताल ले जाया गया तो टैक्सी अस्पताल में तो नहीं होएगा। उसने जवाब ना दिया, खामोशी से खाना खाती रही। मैं सॉरी बोलता है तो मेरे को लंच के टाइम डिस्टर्ब करता है, अभी बोले तो डबल सॉरी बोलता है। ये उसने उसकी तरफ एक 200 का नोट बढ़ाया। डबल सॉरी। नोट पर निगाह पड़ते हुए उसकी बाँछें खिल गईं। उसने प्लेट को ज़मीन पर रखा और झपट कर नोट को केतकर की उंगलियों से निकाला। शमसी भाई का टैक्सी इधर नहीं है। फिर समय वो बोली, जब से वो बीमार इधर नहीं है, कुछ दिन से, बोले तो जो बुधवार गया तब से उसको दूसरा ड्राइवर चलाता है। दूसरा ड्राइवर कौन? नाम बोले तो? जीत सिंह। मुफ्त के 200 के नोट के रौब में वही बेहिचक बोली। वो सामने वाले ब्लॉक में दूसरे माले पर रहता है। खोली नंबर नहीं मालूम, कभी ध्यान ना दिया, वहाँ जाके पूछना। वार्तालाप के पटाशेप के तौर पर वो फिर खाना खाने में मशगूल हो गई। तीनों बाईं ओर के ब्लॉक के दूसरे माले पर पहुंचे। गलियारे में फुटबॉल खेलते एक कोई 10 साल के बच्चे से केतकर ने जीत सिंह की खोली की बाबत पूछा तो फुटबॉल खेलते ही वो उन्हें एक खोली के दरवाजे पर छोड़कर आया। दरवाजे पर ताला झूल रहा था। इधर तो ताला है, केतकर बोला। है ना, मालूम मेरे को, बच्चा सहज भाव से बोला। इधर कौन रहता है? बोले तो किसका खोली? कोई ड्राइवर बिड़ू है, टैक्सी चलाता है। नाम बोले तो? गट्टू। गट्टू? ये नाम इस खोली के मालिक का? मेरा। देवा, अरे बेटा, मैं खोली के मालिक का नाम पूछा, जिसको तू ड्राइवर बोला उसका नाम पूछा। नहीं मालूम। तू किधर रहता है? उसने 2 खोली परे के एक खुले दरवाजे की तरफ इशारा किया। ये टेम कौन है उधर? आई। बोला। बच्चा था, उसने हुज्जत ना की। उल्टे पाँव वो 41 साल की एक औरत के साथ लौटा। करीब आकर औरत ने केतकर पर सवालिया निगाह डाली। बोले तो? केतकर नम्र स्वर में बोला। ये जीत सिंह टैक्सी ड्राइवर का खोली? हाँ। औरत संदिग्ध भाव से बोली। क्या मांगता है? इमरान शमसी का टैक्सी उसके पास, मैं उस बारे में उससे बात करना मांगता था। काय वास्ते? मेरे को टैक्सी वापस मांगता है ना। इमरान शमसी तो मर गया। क्या, इमरान भाई मर गया? हाँ। इधर तो कोई खबर नहीं। ये मालूम नाजुक हाल में अस्पताल लेके गए, पर देवा केतकर खामोश रहा। अभी तुम कौन है? मैं सलमान शमसी, इमरान का चचाजाद भाई, कल्याण से आया। ओह, अभी मैं बोले तो जीत सिंह का कोहली परसों रात से बंद है। बोल के गया कि 1 हफ्ता या 10 दिन में लौटेगा। कहाँ से लौटेगा? नहीं मालूम। बोल के किसको गया? आजू बाजू में बोल के गया ना, मेरे को भी। इधर उसका कोई ख़ास दोस्त? इमरान था ना, वो तो बेचारा गया अल्लाह की बारगाह में। कोई और बोले तो? गायलो साड़ीना, पहले माले पर खोली, हरा दरवाज़ा, जीत सिंह का खास जिगरी। ये टेम उधर होएगा? ये गायलो करके बिड़ू। बोले तो मुश्किल, वो भी तो टैक्सी ड्राइवर। ये टेम टैक्सी चलाएगा, भाड़ा कमाएगा या घर में बैठेगा? पर शायद हो, जाके देखो। तुरंत उसने पीठ फेरी और अपनी गोली में चली गई। तीनों पहली मंजिल पर हरे दरवाजे पर पहुंचे। दरवाजे को ताला जड़ा था। एक बिड़ू गलियारे में रेलिंग पकड़ सिगरेट पी रहा था। केतकर ने उससे घायलों की बाबत दरियाफ्त की। आउट ऑफ टाउन, रूखा जवाब मिला। 1 वीक में लौटेगा। आउट ऑफ टाउन कहाँ? मालूम नहीं। गया कब? परसों शाम को। उसका टैक्सी किधर? जिधर वो बोले तो जिधर गया अपना टैक्सी पर ही गया। पर ये नहीं मालूम किधर गया। हाँ, किसी और को मालूम हो? जीत सिंह है ना, दूसरे माले पर, घायलों का बेस्ट फ्रेंड। घायलों उसका ज़रूर बोल के गया होगा कि 1 वीक का वास्ते किधर जाता था। और ऑटिकोस्टा है, अवधि है। पर दोनों ये टाइम नहीं मिलने के। दोपहर के करीब निकलते हैं और रात 1-2 बजे लौटते हैं। फिर अपना शमसी है, पर वो बेचारा अस्पताल में। अभी और भी हैं उसके टैक्सी ड्राइवर फ्रेंड, पर वो इस चाल में नहीं रहते। किलम है, राजन है, अयूब है, और भी कई है। मांगता है? तुम भी टैक्सी ड्राइवर? नहीं। क्यों पूछता है? इतने ड्राइवरों को जानता है, सोचा जानता है तो तेरे को कोई प्रॉब्लम? नहीं, मैं तो फूट ले। शाम तो हो भी चुकी थी। ऐसे में वो जीत सिंह को तलाशता तो कहाँ तलाशता। तीनों चाल से निकलकर बाहर सड़क पर पहुँचे। तुम लोग निकल लो, केतकर पस्त लहजे से साथियों से बोला। अभी मेरे को तो मेरी ज़रूरत नहीं, जब होगी तो बोलूँगा। दोनों सहमति में सिर हिलाते करीब खड़ी एक मोटरसाइकिल पर सवार हुए। उन्होंने वहाँ से रुखसत पाई। खोया सा, भ्रमित सा केतकर पीछे खड़ा रहा। तकदीर साथ नहीं दे रही थी। नाहक भटकना पड़ रहा था। तकदीर की मार थी कि शमसी ने भी अभी जान से जाना था।
जीत सिंह ने भी अभी चाल से गायब होना था। कुछ सीधा नहीं पड़ रहा था। एक दिन की अतिरिक्त मोहलत किसी काम नहीं आने वाली थी। शाम तो हो भी चुकी थी। ऐसे में वो जीत सिंह को तलाशता तो कहाँ तलाशता। तलाश के सारे रास्ते तो उसकी आंखों के सामने बंद हो गए थे। अब वो बिग बॉस के पास जाकर ये फरियाद भी नहीं कर सकता था कि उसे वक्त की और मोहलत दी जाती। जब उससे पूछा जाता कि किस वास्ते और मोहलत मांगता था तो वो क्या जवाब देता। जवाब तो उसके पास कोई था ही नहीं। उसने दादर थाने जाने का फैसला किया। जीत सिंह की टैक्सी के हवाले से शायद वहाँ से कोई खोज खबर लग जाती। आखिर उसकी टैक्सी को वहाँ खड़े 1 हफ्ता होने को आ रहा था। वो पूछने तो आता होगा कि टैक्सी की सुपुर्दगी कब होगी। शायद वहाँ से कोई सूत्र हासिल जो हो जाता जो जीत सिंह की तलाश में कारगर साबित हो सकता। उम्मीद के खिलाफ उम्मीद करता वो दादर पहुंचा। ये जानकर उसे नाउमीदी का बड़ा झटका लगा कि टैक्सी की सुपुर्दगी हो भी चुकी थी। थाने की कागजी कार्रवाई के बाद पिछली शाम जीत सिंह टैक्सी ड्राइवर अपनी नवी टैक्सी वहां से ले जा चुका था, यानी शमसी की टैक्सी, जिस पर इत्तेफाक से कल वो उस पर उसके साथ सवार था। अब भी उसके कब्जे में होती, ऐसी उसकी कोई ज़रूरत अब नहीं थी। उम्मीद के सारे चिराग बुझते जा रहे थे। अब उसे आगे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था। उस अंधेरे में जो उम्मीद की किरण उसे दिखाई देती थी वो यही थी कि आखिर वो अपने कब्जे में मौजूद हीरोइन को कैश करता। जायज़ कीमत ना भी मिलती तो औनी पौनी कीमत कबूल करता और स्पेशल मोहलत की मियाद खत्म हो जाने से पहले फ़रार हो जाता और किसी के ढूंढे ना मिलता। हीरोइन का सैंपल वो खरीदार को कल सौंप ही चुका था, जिसको कि अब तक चौकस किया जा चुका होता, तो डील में अब कोई अड़चन ना आती, कोई फच्चर पड़ना मुमकिन ना होता। कतरन आश्वस्त महसूस करता वो वहाँ से विदा हुआ। रत्नेश पाटिल का अता पता निकालने का काम खुद सोलंकी ने अपने जिम्मे लिया। अब जब बिग बॉस भी दुबई गैंग के खिलाफ खुद सक्रिय था तो सोलंकी ने प्यादों को हुक्म देने तक ही खुद को सीमित नहीं रखना था। पाटिल की तलाश को उसी को फ्रेम में रखकर कारगर बनाना आसान नहीं था। खबरियों के सदके देर सबेर तो तलाश कामयाब हो ही जाती, लेकिन सोलंकी को ऐसा जरिया मांगता था जिसका नतीजा तुरंत फुरत सामने आता। इस सिलसिले में उसने पाटिल की जगह उसके लोअर परेल वाले ऑफिस की माशूक कम रिसेप्शनिस्ट की तरफ नाम संपदा पंसारी की तरफ तवज्जो दी। ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि पाटिल अपने ऑफिस अगर आता था, कई बार नहीं भी आता था, तो दोपहर बाद ही कभी आता था, यानी ऐसे लंबे लंबे वक्फे वाक़या होते थे जबकि संपदा पंसारी ऑफिस में अकेली बैठी बोर होती थी। बगल की मार्केट में उसके ऊपर पहली मंजिल पर कई छोटे बड़े दफ्तर थे, जिनमें से कई में उस जैसी सुंदरी बालाएं काम करती थी और उनमें से 2-3 स्वाभाविक तौर से उसकी सखी बन गई थी, क्योंकि हम उम्र सुंदरियां आपस में जल्दी ही बीतती हैं। तफ्तीश से मालूम हुआ कि वो सखियां फुर्सत के लम्हों में संपदा के पास गपशप के लिए अक्सर आती थी और वो भी उनके पास अक्सर जाती थी। लिहाजा इस बात की पूरी संभावना थी कि किसी एक का या सबका उसके घर भी आना जाना था। यूं बड़ी आसानी से सोलंकी को संपदा के घर का पता मालूम हो गया। प्यादों के साथ वो बडाला पहुंचा, जहां के एक 1 रूम फ्लैट में वो अपनी मां के साथ रहती थी। नौजवान लड़की थी। शाम की उस घड़ी उसका घर ना होना कोई हैरानी की बात ना होता, लेकिन इत्तेफाक से जैसे सोलंकी की खातिरे घर पर थी, और अभी और इत्तेफाक से सोलंकी से खौफ खाकर उसने अपने बॉस का घर का पता तो बताई। उससे अहम बात यह बताई कि कुछ अरसे के लिए घर को लॉक करके अब वो रहने के लिए कहीं और चला गया था, लेकिन शाम 6 बजे पुणे के लिए रवाना होने का उसका पक्का प्रोग्राम था। सोलंकी ने देखा उस घड़ी 5:15 बजे थी। कैसे? उसने उतावले स्वर में पूछा। कैसे क्या? संपदा के माथे पर बल पड़े। येड़ी है क्या? सोलंकी कड़क कर बोला। युवती का दम निकल गया। सोलंकी के सामने बैठी वो इतनी भयभीत हुई कि उठ खड़ी हुई। अरे क्या हुआ? बाहर से उसकी माँ ने आवाज़ लगाई। बोल। कुछ नहीं हुआ, सोलंकी फफकारता से बोला, वरना माँ बेटी दोनों मरी पाई जाओगी। आई कुछ नहीं हुआ, वो उच्च स्वर में बोली। अभी तेरा मेहमान चिल्लाया था, तेरे कान बजे थे, चैन से बाहर टिक, इधर सब ठीक है। अच्छा तू कहती है तो मैं कहती हूँ अब चुप कर। खामोशी छा गई। मेरा सवाल अभी भी कायम है, सोलंकी शुष्क लहजे से बोला। कैसे रवाना होने का प्रोग्राम है? प्लेन पकड़ेगा, ट्रेन से जाएगा, कैब इंगेज करेगा? अपनी कार से जाएगा, संपदा बोली। पाटिल साहब खुद कभी ड्राइव नहीं करता, एक ड्राइवर है उसके भरोसे का। पास हो दूर हो, पाटिल साहब जिधर भी जाता है ड्राइवर के साथ जाता है। वो एक क्षण ठिठकी, फिर दबे स्वर में बोली, वो ड्राइवर उसका बॉडीगार्ड भी है। गाड़ी कौन सी है? मेक, कलर, रजिस्ट्रेशन सब एक ही बार में बोल। वरना स्टील ग्रे MH43 AV 1244। कहाँ से रवाना होगा? ऑनेस्ट मेरे को मालूम नहीं, लेकिन मैं मालूम कर सकती हूँ। जब तक मालूम करेगी पाटिल पुणे के आधे रास्ते में होगा। मेरे पास टाइम नहीं। अभी आखिरी बात सुन। मेरे पीठ फेरते ही तेरे मन में पाटिल के लिए वफादारी जोर मारने लगेगी। माशूक जो ठहरी, धीरे आई सुन लेगी। बॉस की गोद में खेलने वाली माशूक जो ठहरी, मेरे पीठ फेरते ही तो उसका फ़ोन खड़का रही होगी, और ये नहीं हो सकता कि वो माशूक का फ़ोन ना सुने।
भले ही वो कहीं हो। अभी क्या तेरे को बोलना पड़ेगा, तूने ऐसा नहीं करना है। मेरे पीठ फेरते ही पाटिल को फ़ोन लगाकर मेरी बाबत खबर नहीं करना है क्या? भयभीत भाव से उसने इनकार में सिर हिलाया। फिर भी मुलायजा निभाने से, वफादारी दिखाने से बाज नहीं आएगी तो नतीजा जानती है क्या होगा। उसका सिर फिर इनकार में हिला। माँ बेटी दोनों खल्लास पड़ी होगी। मैं खुद लौट के आऊँगा इस काम के लिए। कहीं गायब नहीं हो पाओगी, क्योंकि ये जगह मेरे बिड़ू लोगों की निगरानी में होगी। पुलिस की पनाह में जाना सूझे तो वो भी ट्राई कर लेना। जाता है। बाकी काम ऐसे मशीनी अंदाज से हुआ जैसे कि कई कई बार उसका रिहर्सल किया जा चुका हो। उस अभियान की कमान अब सोलंकी की जगह विनायक राव पेटकर नाम के एक नौजवान के हाथों में थी, क्योंकि सोलंकी की दूसरी जगह शहर के भीतर ज़रूरत थी। पनवेल से साउथ और सेंट्रल मुंबई का बहुत फासला था। वो दोनों जगह मौजूद नहीं रह सकता था। अपनी सोच समझ के मुताबिक उसने शहर के भीतर रहने को तरजीह दी थी। विनायक राव पेटकर नौजवान ज़रूर था, लेकिन अपनी कम उम्र में भी उसने बहुत बड़े और विकट कामों का अंजाम दिया था। जहाँ अंधे हौसले की ज़रूरत हो, वहाँ विनायक राव का नाम सबसे पहले आता था। मुंबई पुणे हाईवे पर पनवेल से कोई 3 किलोमीटर आगे की एक जगह को घात के लिए चुना गया। वहाँ एक अस्थायी गैर कानूनी बैरियर लगाया गया, जिसकी वजह से एक वक्त में एक ही गाड़ी बैरियर पर से गुजर सकती थी, और जिसकी वजह से वाहनों की रफ्तार कम होना लाजमी थी। कई जनों की नज़रें मुंबई से आने वाले मोटर ट्रैफिक पर थी। आखिर 1244 स्टील ग्रे वरना बैरियर की ओर बढ़ती दिखाई दी। तत्काल इशारा आगे पहुंचा। वरना बैरियर से बाहर निकली तो एकाएक पता नहीं कहाँ से एक प्रॉम प्रीएम्बुलेटर यानी बच्चा गाड़ी प्रकट हुई, जिसे एक अंधेड़ उम्र की औरत ढकेल रही थी, और जो इतने घने ट्रैफिक में सड़क पार करने की कोशिश में प्रॉम में मौजूद दुधमुहे बच्चे की जान जोखिम में डाल रही थी। वो औरत लिबास से क्रिश्चियन जान पड़ती थी। सिर पर हैट लगाई थी, जिसके नीचे से उसके अधपग के बाल कंधों तक आते दिखाई दे रहे थे, और टखनों तक आने वाले फ्रॉक पहने थी। प्रॉम यूं एकाएक वरना के रास्ते में आई कि उसे टक्कर से बचाने के लिए ड्राइवर को ब्रेक के पैडल पर जैसे खड़ा हो जाना पड़ा। वरना जब रुकी तो उसका बम्पर प्रॉम को छू रहा था। औरत के गले से आतंक से पिरोई चीख निकली, और वह यूं प्रॉम को परे खींचने की कोशिश करने लगी जैसे प्रॉम का फ्रेम बम्पर में फंस गया हो। ड्राइवर गुस्से में बार बार हॉर्न बजाने लगा। प्रॉम के साथ औरत तब भी न हटी तो ड्राइवर झटके से कार का दरवाज़ा खोलता बाहर निकला और यूं प्रॉम की ओर बढ़ा जैसे प्रॉम को ही नहीं, औरत को भी उठाकर फुटपाथ पर फेंक देना चाहता हो। औरत तब प्रॉम पर यूं झुकी जैसे बच्चे को उठाने लगी हो, लेकिन जब सीधी हुई तो उसके हाथ में स्टेन गन थी, जिसकी अंधाधुंध फायरिंग ने बाहर ड्राइवर की और भीतर रत्नेश पाटिल की जीवन लीला समाप्त कर दी। सब कुछ चुटकियों में हुआ। प्रॉम वाली औरत विनायक राव था, जो स्टेन गन को नहीं ड्राइवर की लाश के ऊपर फेंक चुका था, और अपने सिर से हैट और अधपके बालों वाला विग और जिसमें से लंबे चौगे जैसा फ्रॉक उतार कर फेंक रहा था। अपने जनाना बहरूप के नीचे वो टी शर्ट और जीन्स पहने था। आनंद फानन विनायक राव समेत सारे प्यादे 2 कारों में लदकर वहाँ से कूच कर गए। पीछे प्रॉम लावारिस खड़ी थी और बैरियर तब भी सड़क पर मौजूद था, जबकि वो दोनों उपकरण अपना अपना काम बाखूबी कर भी चुके थे। अपने मौजूदा हालात में समीर केतकर को खुश तो नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वो संतुष्ट था कि जैसे तैसे हीरोइन का सौदा चुक गया था। 1 किलो हीरोइन के बदले में उसकी अपेक्षा 1 खोखा से ऊपर की थी, लेकिन डीलर ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे कि अगर वो अपनी 1 खोखा से ऊपर की कीमत पर कायम रहता तो आखिर तो उसे वो रकम मिल ही जाती, लेकिन उसी शाम हाथ के हाथ न मिल पाती। स्पॉट पेमेंट हासिल करने की अपनी मजबूरी के तहत तब उसने 80 पेटी कीमत कबूल की थी। अब वो रकम 2000 के नोटों की सूरत में एक ब्रीफकेस में बंद उसके कब्जे में थी, और वो साइन के तिमंजिले गेस्ट हाउस से निकलकर उसके तब सुनसान पड़े नीम अंधेरे कंपाउंड में कदम रख रहा था। उस घड़ी रात के 11 बजे थे। अभी वो गेट के आधे रास्ते में था कि उसके कान में एक धीमी सी आवाज़ पड़ी। केतकर थमक कर खड़ा हुआ। हौले से वापस घूमा तो ये देखकर उसके प्राण काँप गए कि उसके सामने सोलंके खड़ा था। यहाँ क्या कर रहा है? सोलंके ने पूर्व धीमे स्वर में पूछा। मैं बाप, तुम इधर? बोरीवाला से मिलने आया। पर बाप, तुम तो उधर चल, आराम से बात करते हैं। सोलंके ने जबरन उसकी बात थामी और उसे आउटर गेट से परे कंपाउंड के और भी अंधेरे कोने में ले गया। अब बोल। फिर बोला, क्या था मगज में? तुम तो अंदर से बाहर निकला। वेट करता था ना अपना नंबर आने का। कोई इंपॉर्टेंट करके बिड़ू पहले से ही बोरीवाला के साथ था, इस वास्ते वेट करता था। तभी मैंने तेरे को बाहर जाते देखा तो मैं हैरान कि अपना केतकर इधर क्या करता था। सस्पेंस में तेरे पीछू आया। अभी बोल, तू इधर क्या करता है? केतकर ने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू बदला। बोरीवाला हीरोइन का डीलर, नायक बॉस उससे डील डिस्कस करना मांगता था, इस वास्ते में उससे मिलने आया। एक सोलंकी ठटका, फिर बोला, अरे कहीं तू भी तो बोरीवाला से मिल के नहीं आ रहा है? कहीं तू ही तो वो इंपॉर्टेंट करके बिड़ू नहीं जो मेरे से पहले बोरीवाले से मीटिंग करता था? केतकर फिर भी ना बोल पाया। सोलंके से यूं अप्रत्याशित आमना सामना होने से उसकी बोलती बंद कर दी थी।
वैसे मालूम तो है ना तेरे को कि बोरी वाला कौन? मुराद बोरी वाला कौन? हीरोइन का डीलर। तो क्या हीरोइन खरीदने आया? नशा करने लगा क्या? ऐसा है तो वादा नहीं मेरे को, वो तेरा पर्सनल मामला, पर जवाब तो दे। मैं ब्रीफ केस में क्या है? अब तक व्यवहारिक लगता सोलंकी का लहजा शुष्क हुआ। कुछ नहीं, पर्सनल सामान है, देखें ज़रा। बाप, मैं बोला ना पर्सनल। वो खामोश हो गया। सोलंकी के हाथ में एकाएक प्रकट हुई गन की नाल उसकी पसलियों में चुभ रही थी। एक दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिला बिग बॉस से तेरे को, सोलंकी फुफकारता से बोला। रात की इस घड़ी तेरी या मौजूदगी ही साबित करती है कि तेरी नई टिप भी तेरे किसी काम ना आई। एक्स्ट्रा टाइम में भी तेरे से कुछ ना हुआ। अब तेरी या मौजूदगी तेरा नया ही किरदार उजागर करती है। अभी ब्रीफ केस खोल के मेरे सामने कर, 20 सेकंड का टाइम है तेरे पास। कांपते हाथों से खेतकर ने ब्रीफ केस खोला और सोलंकी के सामने किया। सोलंकी ने एक निगाह भीतर डाली, फिर बोला, मेरे को कोई हैरानी नहीं हुई। कितना? 80। माल कितना? 1 kg। औने पौने में बेचा? मजबूरी में बेचा, क्योंकि फूट लेना था, हमेशा के वास्ते। अभी मेरे को नहीं पूछने का कि माल तेरे पास किधर से आया। मेरे को अब पूरा अंदाज़ा किधर से आया। तूने मेरा भरोसा तोड़ा, अमानत में खयानत की, तो सज़ा से तू नहीं बच सकता। अभी तो उस काम में पूरी तरह से फेल हुआ जो बिग बॉस ने तेरे को सौंपा था, जिसे तू 5 दिनों में भी ना कर सका। तेरी नाकामी की जो सज़ा बिग बॉस से तेरे को मिलती, तेरी अब की करतूत की तुझे उससे कहीं ज़्यादा बड़ी सज़ा मिलेगी। ब्रीफ केस बंद कर और नीचे रख। केतकर ने कांपते हाथों से ब्रीफ केस बंद किया और उसे अपने हाथ से निकल जाने दिया। एक हल्की सी धप की आवाज़ के साथ ब्रीफ केस ज़मीन पर गिरा। सोलंकी ने 3 बार गन का ट्रिगर खींचा। एन उस वक्त विनायक राव 4 प्यादों के साथ घाट कोपर में था। वो 4 प्यादे दिन भर दुबई गैंग के खुद को इम्पोर्टेंट करके बोलने वाले 3 बुढ़ियों की ताक में थे, जिनके नाम हरीश गावली, पप्पू मलानी और कल्याण राजे थे। विनायक राव पनवेल से वापस लौटा ही था कि उसे खबर मिली थी कि वो तीनों उस घड़ी हरीश गावली के घर में थे। घर जगदीश नगर में किराए का 1 रूम सेट था, जहाँ की उस घड़ी सुरा और सुंदरी का प्रोग्राम जारी था। गावली का किराए का फ्लैट एक 4 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर था। उस मंजिल पर वैसे 2 फ्लैट और थे जो गावली के फ्लैट से काफ़ी बड़े थे और बाकायदा बसे हुए थे। रात के 11 बजे उस मंजिल पर सन्नाटा था। बड़े फ्लैटों में से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन गावली के फ्लैट के प्रवेश द्वार पर कान लगाकर सुनने से जनाना हंसी से लैस मर्दों के ठहाके लगाने की, बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। विनायक राव ने दरवाज़ा ट्राई किया तो उसे मजबूती से बंद पाया। हर फ्लैट का अलग बिजली का मीटर होता है। विनायक राव प्यादों के बीच फुसफुसाया, मालूम करो उस फ्लैट का कहाँ है। कहीं ग्राउंड फ्लोर पर ही होगा, एक प्यादा वैसे ही फुसफुसाता बोला। जास्ती मीटर हो तो सब पर मार्किंग होगी, जो यही हो सकती है कि हर मीटर पर फ्लोर और फ्लैट का नंबर लिखा होगा। मीटर हम ढूंढ लेंगे, एक और प्यादा उतावले सर में बोला। तुम खाली इतना बोलो कि मिल जाए तो क्या करने का, ऑफ़ करने का। विनायक राव बोला, थोड़ा टेम के वास्ते मेरे को इस फ्लैट की लाइट ऑफ मांगता है। अभी बोले तो सडनली लाइट जाने पर क्या होगा? क्या होगा? पहला प्यादा बोला, कुछ भी हो सकता है। भिड़ू लोग लाइट वापस आने का वेट कर सकता है, टॉर्च या कैंडल जलाकर लाइट का अपना इंतज़ाम कर सकता है, या पता करने के लिए बाहर आ सकता है कि लाइट सबकी गई थी या किसी वजह से खाली उसकी गई थी। ठीक लगता है तो मेरे को यही मांगता है। हाँ, 2 जने नीचे जाओ, मीटर का पता करो। इधर लाइट जाने के बाद जब फ़ोन आए तो लाइट ऑन करना। 2 जने चुपचाप सीढ़ियाँ उतर गए। पीछे विनायक राव और बाकी के 2 प्यादे खामोशी से प्रतीक्षा करते रहे। आखिर लाइट गई। भीतर से कुछ जुदा किस्म की आवाज़ें उठी। फिर दरवाज़ा खुला और हरीश गावली ने बाहर कदम रखा। आखिर बतौर किराएदार फ्लैट का वक्ती मालिक था। उसने फ्लैट के बाहर पहला कदम ही रखा था कि विनायक राव ने उसकी कनपटी से गन की नाल सटा दी और उसके कान में बोला, भीतर वापस। कौन है? गावली बोला। क्या मांगता है? बहरा है। विनायक राव दांत पीसता फुसफुसाया, कुछ सुनाई नहीं देता। अभी क्या बोला मैं? गावली ने घूमकर भीतर कदम रखा। प्यादे भी हथियारबंद थे। एक विनायक राव से एक कदम पीछे उसके साथ चला, दूसरा दोनों को कवर देने के लिए दरवाजे पर जम गया। विनायक राव के साथ चलते प्यादे ने मोबाइल निकालकर फ़ोन किया। तत्काल बत्ती आ गई, फ्लैट रोशन हो गया। जैसा कि अपेक्षित था, विनायक राव ने खुद को फ्लैट की छोटी सी बैठक में पाया। वहाँ एक सेंटर टेबल के गिर्द गावली के दोनों जोड़ीदार पप्पू मलानी और कल्याण राजे मौजूद थे, और मौजूद थी एक सुंदरी बाला जो जीन्स और ब्लाउज़ पहने थी। बाल कटे हुए थे, नैन नक्श तीखे थे और बदन छरहरा था। उसने निडर भाव से विनायक राव की तरफ देखा। मेरे हाथ में गन है, विनायक राव बोला, और गन के निशाने पर गावली की कनपटी है। मेरे साथी के हाथ में भी गन है, जो तुम तीनों पर तनी है। कोई बेजा हरकत की तो सबसे पहले ये मरेगा, फिर मिलता जुलता अंजाम तुम सबका होगा। क्या? कोई कुछ ना बोला। हाथ मेज़ पर, दोनों खुली हथेलियाँ नीचे। सबने, युवती ने हिचकते हुए पर नखरे से आदेश का पालन किया। विनायक राव ने गावली को भी साथियों के बीच ढकेल दिया। फिर युवती को करीब बुलाया। वो उठकर उसके सामने आई तो वो धीरे से बोला, राह चलती है या खास? युवती ने जवाब ना दिया। लगता है खास। खास। युवती ने एक बार ऊपर नीचे गर्दन हिलाई।
फिर तो जानती होगी कि अभी यहाँ क्या होने जा रहा है। उसने शशंक भाव से पीछे निगाह दौड़ाई, फिर पूर्व गर्दन हिलाकर हामी भरी। ऐसे मौके 3, 2, 1 पहले भी आए कभी? हामी, अक्सर हामी, यानी भाईगिरी के वाकिफ़ है, भाईगिरी से वाकिफ़ है, मुँह बंद रखना जानती है, हामी। या शायद भूल गई हो, इनकार। पैसा मिल गया? इनकार। कितना? उसने दोनों हाथों की सारी उंगलियां दिखाई। तीनों के? हामी। इसलिए एक बुलाई, सस्ती पड़ी। खामोशी। करारी है, 10,000 एक राइड का भी मांगती तो मिल जाता। डेस्परेट। हामी। इसलिए कंप्रोमाइज़ मोड में? हामी। वरना 10,000 कम? हामी। बहुत किर्स से बोलती थी, पता नहीं और क्या क्या काम किर्स से करती थी। पैसा दो इसका, विनायकरा तीनों से संबोधित हुआ ताकि ये जाए। गावली ने वो जिम्मेदारी निपटाई। बिना सर्विस के पैसा मिल गया। विनायकराव युवती से बोला, खुश है? हामी। जाने से पहले एक बार बोल के दिखा जा, ताकि मेरे को यकीन आए कि तू गूंगी नहीं है। थैंक यू। युवती मुस्कुराती हुई बोली, बढ़िया, निकल ले। युवती तत्काल वहाँ से विदा हो गई। एक के बदले दो गए। पीछे विनायकराव व्यंगपूर्ण स्वर में बोला, क्या? तीनों एक दूसरे का मुंह देखने लगे। हम कुछ नहीं किया। फिर गावली हिम्मत करके बोला, हम खाली क्रेडिट लिया। क्यों? क्योंकि क्रेडिट लेने वाला दूसरा कोई सामने नहीं आया था। हम सोचा यूँ गैंग में हमारा रुतबा ऊंचा होगा। हो गया? वो खामोश हो गया। उसने अपने होठों पर जुबान फेरी, फिर ऊंचा उड़ने की और कोशिश की। विनायकराव बोला, सरेरा खुद समीर केतकर पर गोलियां बरसाई। ये जुदा बात है कि उसका कुछ ना बिगड़ा, क्योंकि बुलेट प्रूफ पहने था, पर तुमने तो कोई कसर ना छोड़ी। बुलेट प्रूफ पहने था? किसी दूसरे गैंग के किसी सूरमा का अमर नायक के किसी भिड़ू पर हमला, खुद अमर नायक पर हमला है। ऐसी जुर्रत करने वालों को किसी भी सूरत पर बख्शा नहीं जा सकता। गावली, तू वो सुरमा, इस वास्ते तू पहले। मैं कुछ नहीं किया, गावली आतंकित भाव से बोला। मैं खाली गंगा मेंशन की वारदात का क्रेडिट लेने का मिस्टेक किया। तो मिस्टेक का तोहफा कबूल कर। अमर नायक ने विद लव भेजा। उसने पहले हरीश गावली को, फिर बाकी दोनों को भी शूट कर दिया। आधी रात के करीब धारावी के बाहर रेस्टोरेंट में वो बाहर थी, जो कि आधी रात के वक्त वहाँ हमेशा होती थी। वहाँ एक गैरकानूनी बार चलता था, जो लोकल थाने को नियमित हफ्ता पहुँचाता होने की वजह से कभी किसी लफड़े में नहीं फंसा था। थानेदार खुद घूंट का रसिया था, इसलिए जब वो हुक्म करता था, हफ्ते की रकम के अलावा उम्दा स्कॉच की बोतल उसके पास पहुंच जाती थी। तमाम सिलसिला निर्विघ्न चल रहा था, जिससे मालिक जोग सिंह भी खुश था और लोकल थानेदार भी खुश था। बेवड़ा क्लाइंटल तो खुश था ही, लेकिन निर्विघ्न क्या कभी कुछ चलता था? बाहर में सिर्फ 1/4 पक्का आरसीसी की तामीर वाला हिस्सा था, जिसमें शीशों के फ्रंट वाली किचन थी, पेंट्री थी, कैशियर का फ्रंट में जाली लगा केबिन था और मालिक सरदार जोग सिंह साहब का ऑफिस था। जमा इमारत के पृष्ठ भाग में लेडीज़ और जेंट्स टॉयलेट थे। एक मंजिला पक्की इमारत के सामने एक विशाल तंबू खड़ा था, जिसके नीचे रेस्टोरेंट कम बार चलता था, जहाँ 4-4 के बैठने के लिए अनगिनत मेज़ें लगी हुई थी। रात की उस घड़ी खामोशी से बाहर को चारों तरफ से घेरा जाने लगा। फिर वैसी ही खामोशी से कई लोग, जो निश्चयी कस्टमर नहीं थे, भीतर दाखिल हुए। उन्होंने तमाम मेज़ों पर बैठे ग्राहकों को उठाकर एक और जमा होने का हुक्म दिया। किसी ने ऐतराज़ खड़ा करने की कोशिश की तो पलक झपकते ही कई गन सुन पर तन गई। फिर ऐतराज़ तो दूर, किसी के मुंह से आवाज़ भी ना निकली। नाहक कौन मरना चाहता था? मेज़ों पर खाने पीने का जो भी सामान मौजूद था, किसी का डिनर, किसी का आफ्टर डिनर डेजर्ट, किसी का वन फॉर द रोड वगैरह, सब मेज़ों को तिरछा करके नीचे फर्श पर ढेर हो जाने दिया गया। किसी को परवाह नहीं थी यूँ क्या फूटता था, क्या बसता था। मेज़ों को इमारत से दाहिनी तरफ ले जाकर उन्हें एक दूसरे से मिलाकर यूँ तिरछा खड़ा किया गया कि चुटकियों में उधर एक लकड़ी की दीवार खड़ी दिखाई देने लगी। ऐन उसी समय वैसी एक दीवार विपरीत दिशा में खड़ी जा रही थी, इस फर्क के साथ कि उसमें कोई 2 फुट का सकरा रास्ता छोड़ा गया था, जिसमें से एक वक्त में केवल एक ही जना गुजर सकता था। नशे की तरंग में हंसते ठहाके लगाते लोग अब यूँ खामोश थे जैसे उनके मुंह खोलते ही वहाँ कोई अनहोनी हो जाने वाली हो। किसी की ये भी मजाल नहीं हो रही थी कि दाएं बाएं फुसफुसा कर पूछ लेता कि आखिर क्या हो रहा था। एक क्या आफत आ गई थी, जो हंसी से, ठाकों से जगमग माहौल में मरकट का सा सन्नाटा छा गया था। माहौल की उस तब्दीली की बोझिल हवा सरदार जोग सिंह तक भी पहुँचे बिना ना रह सकी। पहले उसने अपने ऑफिस की रेस्टोरेंट की ओर खुलने वाली ग्लास विंडो का पर्दा सरकाकर बाहर झाँका। कुछ समझ में न आया तो वहाँ पसरते चले जाने वाले सन्नाटे पर हैरान होता पहले ऑफिस से और फिर पक्की इमारत से बाहर निकला। ये देखकर उसे सख्त हैरानी हुई कि वहाँ मौजूद ग्राहकों को एक एक करके मेज़ों के बीच टेम्परेरी बने निकासी के रास्ते से चेक करके बाहर जाने दिया जा रहा था। कोई चेकिंग में फेल होता था तो उसे वापस भीतर ढकेल दिया जाता था। धीरे धीरे अंदर और बाहर 2 झुंड बनते जा रहे थे। अंदर वाला बड़ा और बाहर वाला छोटा, लेकिन साफ लग रहा था कि जल्दी ही अंदर वाला झुंड छोटा होता और बाहर वाला उससे कहीं बड़ा होता। खामोश स्क्रीनिंग जारी रही। जोग सिंह 6 फुट से निकलते कद का पहलवानों जैसा डील डॉल वाला सिख था, जो कभी खुद मवाली रह चुका था। ये क्या हो रहा है? आगे बढ़ता
गला फाड़ के चिल्लाता वो बोला। जवाब मिलने का तो सवाल ही नहीं था, ना ही जवाब की उम्मीद में सवाल पूछा गया था। वो घुड़की तो सबको एहसास दिलाने के लिए थी कि मालिक खुद वहाँ पहुँचा था। एकाएक उससे भी ज़बर तंदुरुस्ती वाले और उससे कहीं कम उम्र दो बीड़ू उसके दाएं बाएं पहुँचे। उन्होंने उसको घुमाकर उसका मुंह इमारत की तरफ किया और उसे जबरन उधर चलाने लगे जिधर से वो निकलकर वहाँ आया था। कंजरों, मायोगो, जोग सिंह भड़का। शामत आई है तो जो पसलियों में गन है, एक फुफकारता तो उसके कान में बोला। सबसे पहले नहीं मरना चाहता तो चुपचाप अपने ऑफिस में चल। शेर दिलेर सरदार की गिग्गी बन गई। बड़ी मुश्किल से वो बोल पाया, क्या हो रहा है राय? पीछे देख। जरा सी देर उसे पीछे घूमकर देखने की इजाज़त मिली। यह देखकर वो सन्नाटे में आ गया कि पता नहीं कब एक ट्रक बैग होता वहाँ पहुँचा था। उसका बैग का ढक्कन जैसा कवर नीचे गिरा हुआ था और एक मशीन गन की लंबी नाल ट्रक से बाहर निकली हुई थी। मशीन गन उस किस्म की थी जिसमें मैगज़ीन नहीं लगती थी। मिलिट्री जैसा गोलियों का पट्टा चलता है, यानी लंबे इस्तेमाल के बाद भी पट्टा बदलने की ज़रूरत नहीं होती थी। मशीन गन के पीछे एक स्टूल पर उसका ऑपरेटर बैठा था जो बड़े दहलाने वाले अंदाज से नाल को एक बाजू से दूसरे बाजू फिरा रहा था। अब सामने पक्की इमारत थी, दाएं बाएं खड़ी मेज़ों की टेम्परेरी दीवार थी और पीछे मशीन गन वाला ट्रक था, यानी घेरा मुकम्मल था। क्या? जोग सिंह ने कहना चाहा। क्या? गन की नाल यूं बेरहमी से उसकी पसलियों में खुबोई गई जैसे खंजर की तरह जिस्म के भीतर धंस जाना चाहती हो। जोग सिंह फिर ना बोला। उसे उसके ऑफिस में पहुंचाया गया, मोबाइल छीन लिया गया, लैंडलाइन का टेलीफोन उखाड़ कर फेंक दिया गया और उसे उसकी कुर्सी पर ढकेल दिया गया। अरे कुछ तो बता दो, बदहवास सरदार गिड़गड़ाता हुआ बोला। क्या हो रहा है? जाबर का जोड़ चल रहा है, एक बोला। लोहार की एक पड़ रही है। जाबर कौन? अभी मालूम पड़ेगा ना। हो ही नहीं सकता कि मालूम पड़े कि ना मालूम पड़े। लोहार की एक मेरे पर क्यों पड़ रही है? मैंने क्या? सब मालूम पड़ेगा, अभी वेट करने का। क्या बोला मैं? अभी वेट करने का। पहलू बदलता जोग सिंह खामोश बैठा रहा। बाहर ग्राहकों की जो खास स्क्रीनिंग चल रही थी वो आखिर ख़त्म हुई। अब तंबू के नीचे जितने लोग खड़े थे उनसे 4 गुना तंबू से बाहर खड़े। तब एक लुढ़की पड़ी मेज को सीधा किया गया, उसे ट्रक के करीब मशीन गन की नाल के थोड़ा बाजू में टिकाया गया और उसके ऊपर पक्की इमारत की ओर मुँह करती एक कुर्सी रखी गई। फिर ड्रामे के अहम तरीन किरदार की तरह अमर नायक वहाँ नमूदार हुआ। वो मेज़ पर चढ़ा और शान से रौब से कुर्सी पर बैठ गया। सर्वत्र सन्नाटा छा गया। जोग सिंह के ऑफिस की उस ओर की खिड़की का पर्दा एक और सरका दिया गया ताकि अब वो देख पाता कि सामने क्या हो रहा था। किसी ने नायक के हाथ में पोर्टेबल माइक थमा दिया। रात के ये टाइम, नायक माइक में बोला, बेवड़ा अड्डे पर इसके अंदर बाहर जो लोग मौजूद हैं, मेरे को उनसे कुछ बोलना मांगता है, गौर से सुनने का, मेरे को कोई बात दोहराने का नहीं। इधर फुल चेकिंग के बाद अभी जो इंतज़ाम मुकम्मल किया गया है उसके तहत जो लोग तंबू से बाहर हैं वो बाहर के आम ग्राहक हैं। मेरे उनसे कोई खुन्नक्स नहीं, कोई अदावत नहीं, पर जो भीड़ लोग तंबू के भीतर है वो बोले तो मेरे दुश्मन, क्योंकि वो दुबई गैंग के हैं। हो सकता है इधर तंबू से बाहर मौजूद किसी ने दुबई गैंग का नाम सुना ही ना हो, पर अंदर वाला सब बीड़ू बरोबर सुना, क्योंकि वो है इस दुबई गैंग के। अभी उनको मालूम पड़ेगा कि भाईगिरी के धंधे में जो कि उन्होंने पकड़ा है हमेशा मौज ही नहीं होती, कभी जान पर भी आन बनती है। अभी आगे जो होगा सब उसके गवाह होंगे। किसी को भी थाने जाके रपट लिखाने की कोई मनाही नहीं, वारदात का चश्मदीद गवाह बनने पर कोई पाबंदी नहीं, पर जो बीड़ू ऐसा करने का इरादा रखता होगा वो अपनी जान मेरे पास गिरवी समझे। ये बात सरदार जोग सिंह भी सुन ले, जो कि इस ठिये का मालिक है। अभी मैं अपना स्पीच फिनिश करता है, खेला देखने का। उसके मेज पर से उतरती मशीन गन चलने लगी। तत्काल तंबू के भीतर भगदड़ मची। किसी ने बाहर भागने की कोशिश की तो उसे वापस भीतर ढकेल दिया गया। किसी ने विपरीत दिशा में खड़ी की गई मेज़ों की दीवार ढाने की कोशिश की तो वो सबसे पहले गोलियों का शिकार हुआ। 5 मिनट वो कत्लेआम चला। फिर ट्रक का ढक्कन वापस उठा और फिर सबसे पहले ट्रक वहाँ से रुखसत हुआ। तंबू के बाहर के बाकी लोग वहाँ से ऐसे गायब हुए जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। फिर प्यादों ने और माफिया डॉन अमर नायक ने रुखसत पाई। हैरानी की बात थी कि बाहर का सारा स्टाफ भी भाग गया था। आखिर पीछे से जोग सिंह था, जिस पर अब इतनी बड़ी वारदात की खबर पुलिस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी।